गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज बायोलॉजी का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है आनुवंशिक तथा जैव विकास। इसका ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट मैंने ऑलरेडी आउटपुट कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद से अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही साथ मेरे बाकी वीडियो जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मैथ का जो भी इस चैनल पर पड़ा हुआ है, या तो फेसबुक पेज पर भी जाकर मेरे सेम चैनल के नाम से आप उसे सर्च मारिएगा, आ जाएगा। आप उसे फॉलो करके उसे देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं अपने सेशन का शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का भी सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक अगला हम लोग का टॉपिक है उपार्जित लक्षण। क्या है? उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण क्या होता है? ये जो एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था फ्रांसिस के प्रकृति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लैमार्क। क्या नाम था? लैमार्क। ठीक। इनका मान्यता था कि जो भी प्रकृति में अगर कोई व्यक्ति अगर जन्म ले लेता है, उसके बाद से किसी वातावरण के द्वारा या किसी दुर्घटना के द्वारा कोई विशेष उसके अंग में बदलाव अगर हो जाता है तो ये बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते रहेगा। एक ऐसे समय आएगा कि आने वाला जो उसका पीढ़ी होगा, आने वाला जो जनरेशन होगा, बिल्कुल अपने पूर्वज से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा। जब ये बात इन्होंने बोले तो हालांकि ये बोले कि ये चीज़ जो है अनुवांशिक जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। वो ये भले प्रकृति में बाद में जन्म लेने के बाद अगर जैसे सपोज दैट किसी के हाथ की उंगली अगर कट गया तो आने वाले समय में जो भी जनरेशन होगा तो हाथ के कटे हुए उंगली के समान ही बच्चा पैदा होगा और ये चीज़ बढ़ते जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते विभिन्नता आते आते का इतना ज़्यादा विभिन्नता उस जनरेशन में आ जाएगा, आगे आने वाला जनरेशन में आ जाएगा कि जो जहाँ से शुरुआत हुआ था उससे बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। और जो ये बात इन्होंने जब लैमार्क साहब बोले तो बहुत से सारे, इसी को लैमार्कवाद कहा जाता है जो ये बात बोले थे, लेकिन बहुत से सारे वैज्ञानिकों ने इसका घोर विरोध किए। एक वाइसमान नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चूहा लिए। क्या लिए? चूहा लिए। एक चूहा लिए और उसके पूंछ काट दिए और उससे प्रजनन की प्रक्रिया कराए। ठीक। अब प्रजनन की जब प्रक्रिया कराए तो उन्होंने देखे कि जो आगे वाला जो इसका संतान पैदा हो रहा है तो पूंछ वाला पैदा हो रहा है। फिर उसका भी पूंछ काटे, फिर उससे प्रजनन कराए, फिर आने वाला जो भी संतान था वो पूंछ वाला ही पैदा हुआ। जो कीजिए, यह प्रक्रिया उन्होंने 21 बार दोहराए। कितना बार? 21 बार दोहराए और बार बार कटे हुए पूंछ वाले चूहे से उन्होंने प्रजनन कराते थे और कराने के बाद जो अगला जो रिजल्ट आता था, जो संतान उत्पन्न होता था, पूंछ वाला चूहा ही पैदा होता था। तो इससे यह पता चल गया कि जो उपार्जित लक्षण होता है वो किसी कीमत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जा नहीं सकता है। ठीक है। वहीं पे लैमार्क के जो सिद्धांत है लैमार्कवाद, उसको क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ठीक है। ठीक। अब देखिए,
एक अगला वैज्ञानिक आते हैं जो कि ये एक और आते हैं जिनके नाम है अनुवांशिक गुण लेकर देखा जाते हैं। अनुवांशिक गुण जिनका नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इन्होंने एक पुस्तक लिखे जिस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, द ओरिजिनल है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। यह पुस्तक लिखे। इस पुस्तक में उन्होंने चर्चा किए कि जो वही गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जा सकता है, जो पैतृक गुण हो, यानी उसके माता पिता के जो अनुवांशिक जो गुण है वही जा सकता है, जो उसके डीएनए में है, जो उसके गुणसूत्र में है, वही गुण डीएनए के माध्यम से होकर उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकता है, अन्यथा इस तरह नहीं जा सकता है। ठीक है, जो कि ये बात 100% सत्य है कि जिस व्यक्ति का जो स्ट्रक्चर जिस रूप में रहता है उसी के समरूप उसका संतान उत्पन्न होता है। हालांकि ये थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा विभिन्नता मिलेगा प्राकृतिक या वातावरण के चलते, लेकिन जो कि ये सोचा जाए कि एक के बार उतना परिवर्तन हो जाए जो कि ये कायिक परिवर्तन जैसे वैसे नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी जीवों का कैसे उत्पत्ति हुआ, विभिन्नता क्या हुआ, ये सब कुछ पता चल गया। ठीक है, डार्विन साहब ये भी बता दीजिए भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता क्या करती है, ट्रेवल करती रहती है, जाती रहती है, जीवों में एक संतान से दूसरे संतान में जाती रहती है। लेकिन यहाँ पर समस्या फंस गया। समस्या यह फंस गया जब बार बार ये लोग विभिन्नता के चर्चा कर रहा था, बार बार अनुवांशिक गुणों के बात कर रहा था, लेकिन फिर समस्या यह हुआ कि भाई विभिन्नता जिस चीज़ में हम लोग खोज रहे हैं, यानी जिस जीव में खोज रहे हैं, फिर उस जीव की उत्पत्ति हुआ कैसे, उस जीव के उत्पत्ति हुआ कैसे, ये एक प्रश्न है जो कि काफ़ी मुश्किल प्रश्न सभी वैज्ञानिकों के बीच में आ गया। अब इसका खोज लगा होने। अब खोज हुआ तो ऐसे पाया गया कि पृथ्वी पर प्रारंभ में एसिटिक अम्ल, कौन? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और कुछ छोटे छोटे और भी कार्बनिक चीज़ क्या हुआ, आपस में ये अभिक्रिया करके एक कोशिकीय जीव बनाया। एक कोशिकीय जीव का उत्पत्ति हुआ और वो इस वातावरण में धीरे धीरे बहुकोशिकीय के रूप में बदलते गया, जो कि आज के रिजल्ट आप सबको ही देख रहे हैं कि कैसा है। इस चीज़ को खोज करने में बहुत से सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, जिसमें कुछ वैज्ञानिकों का नाम यहाँ पर पड़ा हुआ है, जैसे ओराइपिन, हेल्डेन, स्कैनले, मिलर एम रोडेंडेयूरे। ये बहुत से सारे लोग वैज्ञानिकों ने इस बात को खोज किया और ये सत्यापन किया कि यह जो है एक, क्योंकि जो एमिनो अम्ल जो होता है उसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। क्या रहता है? प्रोटीन। यही प्रोटीन संश्लेषित होकर एक जीव का निर्माण कर दिया और आने वाले समय में जो एक कोशिकीय संरचना वाले जीव का निर्माण किया और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जीव
उत्पन्न हो गया। ठीक है, अगला है हम लोग को जाति उद्भवन। क्या है अगला टॉपिक है हम लोग का जाति उद्भवन। जाति उद्भवन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने ले लेते हैं। ये दो टाइप के भृंग हैं। एक भृंग वैसे है जो कि ये लाल कलर के हैं, एक भृंग ऐसे हैं जो कि ये ब्लू कलर के हैं। एक लाल मान लेते हैं, एक मान लेते हैं हरा। ठीक, भृंग। ठीक, ये एक साथ रह रहे थे। एक ऐसे समय है कि किसी कारण ये लोग बहुत अलग अलग हो गए, लाल वाला अलग और हरा वाला अलग। और कुछ वर्षों के एक लंबे समय के बाद इन लोगों में इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया कि इन लोगों को एक पास जब ये लोग आया, एक पास आया तो इन लोगों में लैंगिक प्रक्रिया तो हो गया, अगर कराया गया तो लैंगिक प्रक्रिया तो हो गया, लेकिन इन लोगों में प्रजनन की प्रक्रिया हो नहीं सका। क्योंकि उसका कारण क्या है, विभिन्नता। अभी हम लोग जाने हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता आती रहती है। भले दिखने में आदमी लगता है एक जैसा है, लेकिन कोई भी जीव है उस दिखता है समरूप, लेकिन उसमें बहुत से सारे विभिन्नताएं रहती हैं जो कि हम लोग के सामने प्रकट होकर कभी कभार देखने को मिल जाता है। वही हम लोग का होता है जाति उद्भवन कहलाता है। अगला है हम लोग का जीव विकास एवं वर्गीकरण। क्या है, विकास तथा वर्गीकरण। विकास तथा वर्गीकरण का क्या तात्पर्य है, हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं कि बहुत से सारे जीव है जिनको क्या किया गया, विभिन्नता के हिसाब से उनको क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। जैसे उनको किस हिसाब से किया गया, जैसे जगत, उप जगत, ठीक है, जाति के हिसाब से, ठीक है, वर्ग के हिसाब से, कुल के हिसाब से, ठीक है, उसके बाद में वंश के हिसाब से, उसके बाद से गण के हिसाब से क्या किया, बांटा गया। ठीक है, तो जैसे हम कह दें कि बहुत ऐसे जीव है जिनका गुण किसी जीव से मिलता जुलता है, तो उसको क्या किया गया, एक वर्ग में रख दिया गया। क्या किया गया, एक वर्ग में रख दिया गया। जैसे मेढक के बहुत सारे प्रजातियां हैं, ठीक है, भले वो दिखने में भिन्न तरीके से होता है, लेकिन वास्तविक रूप से जब वो मेढक जब जन्म लेता है तो सब किसी में कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से समरूपता दिखाई देता है, किसी न किसी एंगल से। लेकिन आगे चल के उन लोगों में उन लोगों का शारीरिक बनावट, रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो उनका स्रोत जो रहा, उनका वंशावली जो रहा, एक ही रहा। ठीक है, इसीलिए उनको एक वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, वो जीवों का वर्गीकरण हम लोग, इसका डिटेल्स जो है जीवों का वर्गीकरण का क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उसे भी जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए तुलनात्मक संरचना, अगला कौन टॉपिक है हम लोग का, तुलनात्मक संरचना। तुलनात्मक संरचना से क्या मतलब बनता है, तुलनात्मक संरचना।
तुलनात्मक संरचना में दो वर्ड निकल के आता है, एगो समजात अंग, समजात अंग, दूसरा आता है आपका असमजात अंग, असमजात अंग। तो समजात अंग क्या होता है, असमजात? देखिए, बहुत एक वैसे जीव जिनका अंग समान हो, क्या हो, अंग समान हो लेकिन काम भिन्न भिन्न हो, वही क्या कहलाता है, समजात अंग कहलाता है। वही अंग क्या कहलाता है, समजात अंग कहलाता है। जैसे एक हम ले लेते हैं पक्षी, क्या ले लेते हैं, पक्षी, एक लेते हैं मनुष्य, एक ले लेते हैं क्या, बिल्ली, ठीक। पक्षी जो है उसमें भी आगे वाला जो चीज़ है वो क्या चीज़ में आता है, डायना में गिना जाता है। मनुष्य का जो हाथ है ये भी डायना के रूप में है, बिल्ली का जो अगला पाँव है वो भी डायना के रूप में है, लेकिन पक्षी का जो है डायना उड़ने का काम आता है। जैसे अगला हमारा ये हाथ है, क्या चीज़ में, ये लिखने में काम आ रहा है। बिल्ली का जो अगला पाँव है उसको चलने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझात नहीं, कहीं ना कहीं एक जैसे दिखता है लेकिन इसका काम कहती है अलग अलग है। उसी तरह असमजात अंग है, ये असमजात अंग जो है वो असमजात अंग का मतलब यह होता है जो दिखेगा भिन्न लेकिन काम होगा एक। उसका शारीरिक बनावट जो होगा दिखेगा भिन्न लेकिन काम होगा एक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असमजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी देख लीजिए, पक्षी देख लीजिए, तितली देख लीजिए, पक्षी का पंख देख लीजिए और तितली का पंख देख लीजिए, पक्षी का पंख देख लीजिए और तितली का पंख देख लीजिए। वो दिखता है वो क्या भिन्न लेकिन काम करता है एक। पक्षी का भी पंख उड़ने के काम आता है, तितली का भी पंख उड़ने के काम आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हड्डी वगैरह होता है लेकिन इसमें किसी प्रकार का हड्डी, इसमें किसी प्रकार का बोन नहीं होता है, ठीक है। इसमें नर्व वगैरह भी होता है लेकिन इसमें नहीं के बराबर नर्व होता है। तो ये होता है हम लोग को असमजात अंग होता है, ठीक है। दिखेगा क्या भिन्न लेकिन काम करेगा सेम। दोनों काम इस्तेमाल होता है उड़ने में, दोनों का इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाता है, उड़ने में किया जाता है। पक्षी क्या चीज़ में इस्तेमाल करती है, उड़ने में किया करती है। अगला है भ्रूण एवं भ्रूण विज्ञान। अगला हम लोग का है भ्रूण तथा भ्रूण विज्ञान। तो देखिए, जैसे हम लोग ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मछली, क्या लेते हैं, मछली, और दूसरा का ले लेते हैं क्या, मेढक, मेढक। मछली का शुरुआती जो भ्रूण होता है और मेढक का शुरुआती जो भ्रूण होता है लगभग में एक समान होता है, लगभग में एक समान होता है। ये समझ में ही नहीं आता है कि मछली है कि मेढक, लेकिन आगे चल के मछली अपना स्वरूप, अपना स्ट्रक्चर, अपना संरचना ले लेती है और मेढक आगे चल के अपना स्वरूप ले लेता है। लेकिन शुरुआती दौर में इन लोग का संरचना क्या सेम दिखता है। इससे यही पता चलता है कि इनका जो पूर्वज का विकास उत्पन्न सेम ही वर्टिब्रेटा से हुआ है, इसीलिए लोग का दिख रहा है, एक जैसे दिख रहा है, ठीक है। ये हम लोग का होता है भ्रूण। और इसके विषय में जब अगर अध्ययन की जिस विज्ञान के जिस शाखा में जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं उसी को हम लोग का कहते हैं भ्रूण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भ्रूण तथा भ्रूण विज्ञान आप लोग समझ गए होंगे। अगला है जीवाश्म तथा जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म तथा जीवाश्म
विज्ञान। देखिए बहुत ऐसे जीव है, क्या है, बहुत ऐसे जीव है जो कि किसी कारण से, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फूटा, जिसके चलते वो क्या होगा, धरती में क्या हो गया, धंस गया। धरती में धंस जाने के चलते जो उसका जो शरीर खोदने के बाद में जो निकला उसका कहलाता है जीवाश्म की कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवाश्म कहलाता है। ठीक है, जीवों के अध्ययन जिस जीव विज्ञान के शाखा में होता है वही क्या कहलाता है, जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। अब देखिए जीवाश्म तो हम लोग जान गए, लेकिन बहुत ऐसे जीवाश्म हैं जिनको जब खुदाई किया जाता है तो बहुत ऐसे जीवाश्म है जो कि ऊपर ही मिल जाता है, और बहुत ऐसे जीवाश्म है जो कि क्या हो जाता है, नीचे मिलता है। जो जीवाश्म ऊपर मिलता है तो समझिए जो नया जीवाश्म क्या है, नया जीवाश्म। जो जीवाश्म अगर बहुत गहराई में मिल रहा है तो समझिए जो कैसा है, वो पुराना जीवाश्म है। अब इसको पता करने के लिए कितना पुराना है तो एक वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। उस तरीके का नाम है रेडियो कार्बन काल निर्धारण। उसका क्या नाम है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण। इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि इसके आयु, जीवाश्म की आयु की गणना, ठीक है, जो करते हैं उसको बोलते हैं समस्थानिक अनुपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक अनुपात। ठीक है, इन्हीं तरीकों से हम लोग जीवाश्म कोई कितना पुराना है, इन तरीकों से को अपनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को पता कर सकते हैं ये जीवाश्म कितना पुराना है। अगला है हम लोग का विकास एक क्रमिक प्रक्रम। विकास एक क्रमिक प्रक्रम। इसका मतलब क्या होता है, विकास जो होता है एक क्रम में चलता है, ठीक है, और हमेशा ये चलते रहता है। ठीक है, जब तक कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं होता है तब तक ये चलते रहता है। भले वास्तविक रूप से हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव है उस जीव में हर हमेशा विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन जो विभिन्नता जो पाया जाता है वो अलग के बात है, लेकिन उसमें जो भी विकास के प्रक्रिया है वो हर हमेशा चलता है। जैसे हम लोग अभी पढ़े हैं कि जीव के जब खोज हुआ तो ये पता चला जे एमिनो अम्ल जो कि प्रोटीन से बना होता है वही संश्लेषित होकर एक जीव का निर्माण हुआ। ठीक है, जो जीव जो निर्माण हुआ काफ़ी सरल और एक कोशिकीय था। कैसा था, काफ़ी सरल और एक कोशिकीय था। लेकिन अभी के समय में देखा जाए, ठीक है, तो काफ़ी ये क्या हो गया है, वो डिफ़िकल्ट हो गया, काफ़ी जटिल हो गया। ठीक है, तो बहुत ऐसे जीव है जो कि ये सरल कोशिकीय जीव में जन्म लेता है लेकिन बहुकोशिकीय में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छा से समझ गए होंगे। अगला है जैव विकास सदा प्रगतिशील नहीं होता है। अगला कह रहा है, अगला टॉपिक है हम लोग को जैव विकास सदा प्रगतिशील नहीं होता है। जैव विकास जो होता है सदा प्रगतिशील नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो विकास अगर कंप्लीट हो जाता है तो वहीं पर रुक जाता है। अब ऐसा बात नहीं है कि ये बहुत ऐसे वैज्ञानिक ने इस चीज़ को बताया जी कि जिस अंग का हम लोग
जिस अंग का ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका विकास ज़्यादा होता है। जिस अंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उस अंग का ज़्यादा विकास होता है। लेकिन बाद में इस मान्यता को, इस बात को क्या कर दिया गया, काट दिया गया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग बचपन से सब इस्तेमाल अगर कोई करे, कोई शरीर के करे चाहे ना करे, लेकिन मुंह को तो करता है, जीभ के तो करता है, तो सबसे बड़ा तो जीभ होना चाहिए, सबसे बड़ा जीभ होना चाहिए उस हिसाब से। तो इस चीज़ को काट दिया गया। लेकिन एक ऐसे समय आता है, एक निश्चित समय में आकर विकास का हो जाता है, रुक जाता है। क्या होता है? विकास रुक जाता है। जैसे ऐसे एक माने वैज्ञानिक सबको मान्यता है कि जो मनुष्य जो है, जिसका गुणसूत्र चिंपैंजी से 99% मिलता है। जो कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितना होती है? 25,000 होता है। कितना होता है? 1,000 25,000 है, ये 25,000 होता है। ठीक है, जो कि जिसमें से 99% मिलता है, यानी 1% क्या होता है? 1% भिन्न रहता है चिंपैंजी से, जो कि 250 के बराबर हुआ। ठीक है, इसी विभिन्नता के चलते चिंपैंजी रह जाता है, हम लोग एक मनुष्य बन के रहते हैं। लेकिन जो हम लोगों में गुण है, जो मनुष्य में गुण है, तो समझिए 99% गुण जो होता है किस में होता है? चिंपैंजी में होता है, चिंपैंजी में देखने को मिलता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अगला हम लोग का है जातिवृत्ति। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी जीव हो, उसका पूर्वज को अगर पता करना होता है तो उसका क्या चीज़ लेते हैं हम लोग? डीएनए लेते हैं। डीएनए टेस्ट होता है। क्या होता है? डीएनए टेस्ट। अगर डीएनए टेस्ट से ही पता चल जाता है कि इसके पूर्वज कहाँ के थे, कौन थे। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर कोई पुरुष है और कोई महिला है, उसको माने हो सकता है कोई बहुत ऐसे जगह पर मिलता है, देखने को बहुत ऐसा केस मिलता है, जैसे मैंने गलत काम लोग कर देते हैं लड़कियों के साथ चाहे किसी महिला के साथ, और मैंने शादी के प्रलोभन देकर और बाद में कहते हैं कि भाई हम इससे शादी नहीं करेंगे, और उनके द्वारा बच्चा रह जाता है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए जो हाँ आप ही का है कि नहीं है, तो उस बच्चा का डीएनए टेस्ट होता है। क्या होता है? डीएनए टेस्ट होता है। उस व्यक्ति का भी डीएनए टेस्ट होता है। दोनों का डीएनए अगर सेम मिल गया तो समझिए ये धरती के कोई कोना नहीं है जो कि उसको बचा सके और फिर से उसको गलत साबित कर सके, क्योंकि सबसे ही तगड़ा टेस्ट होता है। उससे पता चल जाता है कि इसके बाप कौन है। ठीक है, तो इस डीएनए से ये टेस्ट होता है। ठीक है, यह इतना बारीकी से हो जाता है कि समझिए ब्लड के थोड़ा सा भी कण हो या सूखा हुआ ब्लड भी मिल जाए या थक्का ब्लड मिल जाए, यहाँ तक कि अगर बाल है बाल के एक पार्ट भी मिल जाए, उससे भी डीएनए के पता चल जाएगा और उसके पूर्वज के पता चल जाए। चाहे जो चीज़ आप खोजना चाहते हैं उसके अंदर वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगला है हम लोग को मानव प्रवर्जन। क्या है? मानव प्रवर्जन। देखिए, जैसे हम लोग अभी जाने हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुआ है। जैसे कि ये वैज्ञानिकों सबको मानना है कि धरती पर जो जीव है
उसका उत्पत्ति लगभग में 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी अगर मनुष्य के कहा जाए, मनुष्य का जो धरती पर आगमन लगभग 2 लाख वर्ष पहले, कितना 2 लाख वर्ष पहले, आज से लगभग 2 लाख वर्ष पहले, काई धाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। उस समय मनुष्य क्या कर रहा था? आदि मानव के रूप में था, जंगल में इधर उधर घूमता था और फल फ्रूट कंदमुंद तोड़कर अपना खाता था, अपना जीवन जीता था। ठीक है, और धीरे धीरे विकास होते होते आज इस स्टेज पर हम लोग है। ठीक, अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि गुणसूत्र के बारे में पढ़े हैं कि मनुष्य में क्या होता है। जैसे पुरुष है तो उसमें क्या रहता है? एक्स और वाई रहता है। ठीक, अब महिला जो है, महिला उसमें एक्स क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, ये 23वां जोड़ा होता है, 22 जोड़ा जो होता है वो शरीर के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये जो पुरुष निर्धारक के काम करता है, पुरुष निर्धारक के काम कौन करता है? वाई क्रोमोसोम। कौन करता है? वाई क्रोमोसोम। नहीं तो एक्स वाले से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि महिला के पास भी डबल एक्स है। क्या है? महिला के पास डबल एक्स है। अभी एक्स आया कि एक्स आया, दोनों में से कौन आएगा एक्स से जुड़ेगा तो समझिए लड़की ही होगी। ठीक, लेकिन अगर वहीं वाई की इसमें किसी के साथ में संपर्क अगर बना लिया तो क्या हो जाता है? लड़का हो जाता है। ठीक है, ये मानव जो है, ऐसे माना जाता है, वैज्ञानिक सबको ये मानना है कि अफ्रीका, कहाँ पर? मानव का जो उद्भवन जो है अफ्रीका से हुआ। कहाँ से हुआ? अफ्रीका से हुआ। अब अफ्रीका से हुआ, अब यहाँ से होने के बाद, ठीक, यहाँ से लोग क्या होने लगा? बिखरने लगा। कुछ लोग कहाँ पर चल गया? मध्य एशिया, दक्षिणी से पश्चिम एशिया। ठीक है, अब ठीक है, कुछ अमेरिका लोग चला गया, कुछ दक्षिणी अमेरिका, कुछ उत्तरी अमेरिका। इसी तरह लोग चारों तरफ का होने लगा, फैलने लगा, जो कि फैलने लगा। धीरे धीरे लोगों का विकास होना शुरू हो गया। आज धरती के हर एक कोने पे लोग बसा हुआ है। यहाँ तक भी लोग अब सुनने में आ रहा है, लोग चांद पर भी बसने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, आज के वीडियो में आज इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तो ठीक है, इसके अगले वीडियो में मैं आप लोग से मिल रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।